मित्रों नमस्कार। साक्षी है शब्द यूँ तो ग्लोबल ऑनलाइन मंच है, लेकिन आज हम इसे ऑफलाइन बनाने जा रहे हैं। और ऑफलाइन का मतलब ये है कि आज हम कुछ ऐसे व्यक्तियों से, ख़ास तौर से महिलाओं से साक्षात्कार करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे समाज में कुछ ना कुछ उल्लेखनीय कार्य किया है और आज भी कर रही हैं। तो इस सिलसिले में, इस कड़ी में, कड़ियाँ बहुत सारी हैं, आगे और आएंगी आपके सामने, लेकिन इस कड़ी में पहली बार आज हम जिन्हें हमने अपने मंच पे आमंत्रित किया है वो हैं सोनिया सिंह। सोनिया सिंह जी वैसे गृहिणी हैं, लेकिन गृहिणी के अलावा समाज में वंचितों के लिए, जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया है। तो आइए उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं से हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो सबसे पहले इस साक्षी शब्द मंच पे हम स्वागत करते हैं सोनिया जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। साक्षी है शब्द के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सोनिया जी, आप तो एक गृहिणी हैं जी, और बच्चे भी हैं आपके? बिल्कुल, एक बेटा है मेरा। एक बेटा है। किस क्लास में है वो? स्टैंडर्ड 2 में। अच्छा, तो आप घर में एक जो गृहिणी के कार्य होते हैं वो तो ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल। और सुबह से शाम तक घर में, परिवार में, बच्चे में ख़ास तौर से उसकी देख रेख और उसकी पढ़ाई में भी बहुत सारा समय जाता है। तो उसके साथ साथ बाहर जो आप काम करती हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और महिलाओं और बच्चों के लिए, कुछ हमने आपके बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि बहुत सारा काम आप करती रही हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि इतना वक्त आप कैसे निकालती हैं? ये सब करने की चीज़ें, अगर आपके मन में अगर कोई भावना आ रही है, शुरू से ही, बचपन से ही एक मेरा अलग जुड़ाव रहा है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, कि कोई भी नया व्यक्ति अगर मिलता है तो उसके बाद जानने का कि क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है और समाज को क्या दे पा रहा है। क्योंकि सब कोई जी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनमें से हैं जो अलग कर रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा समय दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो उन लोगों से मैं काफ़ी प्रभावित होती थी। बचपन से ही देखा है बहुत लोगों को काम करते हुए। पहले ऐसा चलन बहुत नहीं हुआ करता था, गिने चुने लोग समाज में, सोसाइटी में अपना जो है समय देते थे। तो उस समय से कुछ लोग, चंद लोगों को मैंने देखा कि किस तरह से काम कर रहे हैं, उससे थोड़ा प्रभावित हुई मैं। और घर के भीतर भी माहौल रहा मेरे कि मेरे फादर भी दूसरे को हेल्प करना, किसी की बेटी की शादी है, अगर कुछ वैसा लग रहा है कि नहीं, उसको कहीं से कमी है, तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे। तो ये भावना आई वहाँ से मुझे। तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं परिवर्तन हो गया और कहीं ना कहीं वो सामाजिक कार्यों में जुड़ता गया। आपको भी सपोर्ट मिला अपनी फैमिली से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कहूँ मायके से, तो मायके से भी सपोर्ट मिला, और शादी के बाद वो सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। ससुराल में जब मैं आई तो वहाँ भी मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव मिले, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ काफ़ी सपोर्टिव मिली। वो भी समाज के प्रति कहीं ना कहीं समर्पित थी, कहीं ना कहीं कर रही थी। हमारे घर में जो हमारी जेठानी है वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता है, एक वो भी जीविका से जुड़ी हुई हैं, वो भी जीविका में BPM के पद पे हैं। तो वो कहीं ना कहीं सब लोग अपना योगदान दे रहा है समाज में। तो आपने भी तो काफ़ी कुछ NGO के साथ जुड़ के भी काम किया, कुछ स्वतंत्र तौर पे भी काम किया। तो अगर हम स्पेसिफिक बातें करें कि किस क्षेत्र में आपने ज़्यादा काम किया और किस में आपको ज़्यादा संतुष्टि मिली? ओके, तो बात मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि मैंने जो अपनी जो पढ़ाई करी, जिसमें मैंने मास्टर किया, मैंने वुमेन्स स्टडीज़ में मास्टर किया है। महिला अध्ययन पे मेरा मास्टर्स हुआ। क्योंकि महिलाओं के ऊपर काम करना, चूँकि मैं भी एक महिला हूँ और मैंने महिलाओं को घर के भीतर, मतलब कोख से कब्र तक की हर एक हिंसा से पीड़ित होते हुए मैं देखते आई हूँ कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि मैं कुछ अलग करूँ महिलाओं के लिए। तो ये सोच डेवलप हुआ। मैंने एडमिशन लिया पटना यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मैं जब महिला अध्ययन कर रही थी, वहाँ पे विभिन्न मुद्दों पे बातें होती थी क्लास में, या फिर आप जब फील्ड में जाते थे तो फील्ड से रूबरू होती थी। तो लगता था कि कुछ अलग है, कुछ है जो हमको करना है महिलाओं के लिए, अपने लिए। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे
धीरे फिनो बैंक में पहला मेरा जो था काम जो था फिनो बैंक के साथ हुआ। वहाँ पे आशा कार्यकर्ता बिहार के 38 जिलों में शुरू हुआ ट्रेनिंग। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो था ऑनलाइन पेमेंट पे था आशा कार्यकर्ताओं के लिए। तो उससे मैंने अपने करियर का शुरुआत किया। वहाँ पे मैं गई फील्ड में, ब्लॉक लेवल पे सारी जितनी भी आशा कार्यकर्ता थी उनको ट्रेनिंग दिया, किस तरह से अपने पेमेंट को लेना है, किस तरह से आपको सशक्त रहना है, अपनी चीज़ों को अपनी मुट्ठी में रखना है, इन सारे मुद्दों पे वहाँ से ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद आगे डब्ल्यूडीसी में मैंने काम किया, वीमेन डेवलपमेंट। किस साल की बात है जब आपने शुरुआत की? ये 2016। अच्छा अच्छा। 13 से 15 तक मैं विमेन स्टडी सेंटर में मैं वहाँ से मैंने मास्टर्स करा। फिर मैं 15 से 18 मैंने 3 साल वहाँ पे पढ़ाया भी एज ए गेस्ट फैकल्टी। अच्छा। उसी डिपार्टमेंट में जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद फिनो बैंक के बाद डब्ल्यूडीसी वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उस पे उन लोगों के साथ भी मेरा एक प्रोजेक्ट रहा डॉरी पे। उस पे मैंने काम किया, चाइल्ड मैरिज पे मैंने काम किया। अच्छा। उस दौरान भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी कि किस तरह से बच्चों को मतलब रोकना चाहिए, मतलब शादी कम उम्र में नहीं करना चाहिए। तो चीज़ें सीखने को मिलती चली गई एक प्रोजेक्ट के रूप में कहीं ना कहीं। अभी तो वैसे भी डॉरी वगैरह हालांकि समाज से पूरी तरह से समाप्त हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है, आपने चूँकि इस क्षेत्र में फील्ड में आपने काम किया है जाके, आपको क्या लगता है कि पहले से कितना परिवर्तन आया है लोगों के विचारों में डॉरी को लेकर खास तौर से? अगर डॉडी को अगर आप लेकर, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता आया है और होता रहेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। लेकिन अगर डॉडी को लेके कहें तो बहुत परिवर्तन हुआ है। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो घर के भीतर जो महिलाएं थी वो बाहर निकलना शुरू कर दी। उनको पता है कि जो कहते हैं कि एक लड़की को अगर आप पढ़ाते हो तो पूरे परिवार का, पूरे समाज को पढ़ाते हो, और एक लड़के को जो पढ़ाते हो तो वो शिक्षा घर तक ही रहेगी या उसके खुद के काम के लिए होगी। तो वो जो शिक्षा में जब महिलाएं आई, शिक्षा में जब लड़कियां आई, तो कहीं ना कहीं वो सशक्त हुई। वो सोचने लगी कि हमको पढ़ना चाहिए, अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो हो सकता है कि डाउरी नहीं देना पड़े, हम भी उस फील्ड में चले जाए। एक और कारण है उसका, प्रेम विवाह भी अधिक हो रहे हैं पहले के मुकाबले, कह सकते हैं एक रूप वो भी है। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे भी जाने के लिए आपको किसी एक फील्ड में कहीं ना कहीं वो मुकाम हासिल करना पड़ेगा जहाँ पे डॉरी नहीं आती है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं दिखा है समाज में कि कम हुआ है पहले से, क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ा है महिलाओं में। तो ये एक रहा है। तो आपने फिर और आगे इससे कुछ अलग भी किया? इससे अलग भी मेरा जो पूरा काम जो है वो पूरी तरह से सामाजिक ही रहा। ट्रेनिंग देना, स्टेट लेवल ट्रेनर मैं रही डब्ल्यूडीसी में, उसके साथ मैंने यूनिसेफ के साथ भी काम करा। देन उसके बाद जब कोरोना आया, जब कोरोना का जो फेज आया, उस समय इमेजिका वेलफेयर के साथ अभी भी मैं जुड़ी हुई हूँ। और उस टाइम जब 18-19 में जब जिस तरह का कोरोना का माहौल था, जब लोग घर के भीतर सीमित हो गए थे 2020 में। जी बिल्कुल। तो वो जो फेज था 19-20 वाला जो फेज था, वो भी काफ़ी मतलब उस समय स्थिति ऐसी थी कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, महिला पुरुष सब जो भी हो। लेकिन उस समय भी काम हम लोगों ने करा। हम लोग गांधी मैदान के पास गेट नंबर 12 के पास जितनी भी महिलाएं होती थी उनको सैनिटरी पैड हो, खाना हो, कपड़ा हो, जितना हो सके हम लोग अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करते थे। फील्ड में रहते थे, ज़्यादातर कोशिश करते थे कि जो भी ज़रूरतमंद हो उन तक वो चीज़ें पहुंचाई जाए। तो वहाँ उस समय वही काम हो रहा था। कभी आपको डर नहीं लगा? कोरोना में तो बहुत सारे लोग चले गए और ऐसी वो महामारी थी कि कुछ कहना मुश्किल था, उसके लिए कोई नहीं जानता था कि इसका इलाज है नहीं है, सिर्फ अंदाजे से सारी चीज़ें चल रही थी। तो कभी आपको डर, अगर कहें तो डर शुरू से नहीं था अंदर। एक अलग मतलब एक होता है कि परवरिश, कहते हैं कि जिस तरह का आपको मतलब परवरिश मिलता है। तो घर में एक हम लोग 4 भाई बहन थे, मैं सब भाई बहनों में छोटी थी। तो माता पिता ने वैसा ही परवरिश किया कि हमेशा बेटे जैसा पाला है। तो वहां से जो मिला मुझे, मैंने कभी डर वाला भावना आया ही नहीं अंदर। तो कोरोना में जाती थी तो हस्बैंड बोलते थे कि घर आ रही हो, छोटा बच्चा है, ध्यान देने का। ऐसा नहीं है कि वो मना करते थे, लेकिन एक प्रोटेक्शन होता है कि हाँ घर में प्रोटेक्ट रहो, बाहर प्रोटेक्ट रहो, प्रोटेक्शन के साथ रहो। तो वो चीजें तो होती थी, पर डर अगर हो जाता तो शायद काम नहीं कर पाती। और आज शायद मैं यहाँ नहीं होती, लोग नहीं जानते। तो एक छोटा सा समाज में जो स्थान मिला वो कहीं ना कहीं इस डर को खोने के बाद ही मिला है। सपोर्ट कितना मिला जब आप फील्ड में काम करने जाती हैं तो अलग अलग तबके के लोगों का?
सपोर्ट की अगर बात करें तो मैं ये एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि महिला की दुश्मन है, पुरुष नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े। मैं इन सब चीज़ों पे नहीं हूँ। मेरा एक अलग सोच रहा शुरू से कि हर सफल महिला के पीछे पुरुष का हाथ रहा, और मेरी सफलता के पीछे 100% पुरुषों का हाथ रहा। क्योंकि अगर मैं घर से देखूं, माता पिता का, तो ये आता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का ही हाथ बिल्कुल होता तो है। उस तरह से एक सफल महिला जब घर से अगर चार दीवारी को जब लांग के वो बाहर निकलती है, मैं भी जब काम करने गई तो उस समय जब मेरा पहला जो मेरा काम था फील्ड में, उस समय मेरा बेटा 10-12 दिन का था। उस समय से मैं काम कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं हस्बैंड का सपोर्ट मिला तभी मैं बाहर निकली, पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, ससुराल वाले लोगों का सपोर्ट मिला, तो ही मैं निकल पाई। नहीं तो नहीं, पॉसिबल नहीं था। एक छोटा सा बच्चा छोड़ के आप काम भी कर रहे हो, फिर घर पे आओ, सारा काम करो, तो इश्यू ऑफ डबल बर्डन जो था वो था, लेकिन उस लेवल का नहीं था। कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था परिवार का। कला के प्रति आपकी अभिरुचि कितनी है? चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, साहित्य हो, कला के और भी रूप हैं जितने हैं। जी, कला की अगर बात की जाए तो मुझे कला और साहित्य से जुड़ाव है, साहित्यिक चीज़ों से जुड़ाव है। चूँकि सामाजिक हूँ तो कहीं ना कहीं साहित्य में भी एक रुचि रखती हूँ, चीज़ों को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। बहुत सारी जो भी संगोष्ठी और उस तरह का जो भी आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, जाती हूँ वहाँ पे और सीखने की कोशिश करती हूँ कि इससे मैं महिलाओं के लिए क्या निकाल सकूँ आगे। इधर क्या पढ़ा है? अभी हाल फिलहाल में कुछ चीजें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, कुछ थोड़ी अधूरी है जिसको मैं पूरी करूंगी। कुछ चीजें हैं, उनको ही पूरी करिए। हाँ बिल्कुल। और आगे क्या करने की योजना है? ये समाज सेवा का जो क्षेत्र है सोनिया जी, ये काफ़ी खुला हुआ क्षेत्र है। इसमें आप कितना भी कर लीजिए लगेगा कि कम ही किया। जी बिल्कुल। क्योंकि ये जो तमाम, चाहे गांव में काम करें, शहर में, कस्बों में, या किसी वर्ग विशेष के बीच में जाके काम करें, कुछ भी करें, वो हमेशा लगता है कि नई चुनौतियां आ रही हैं आपके सामने, कुछ नई स्थितियां बन रही हैं जिसमें कि नए सिरे से उसको समझ के काम करने की ज़रूरत है। तो क्या आपको लगता है? चुनौतियों की अगर बात करें और नया, हर पल नया, मैंने कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो अभी तक जो काम किया और आगे जो काम करना है उसमें मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, जैसे वृद्धानंद थोड़ा सा रूबरू कराना चाहूँगी उन सब चीज़ों से, क्योंकि वृद्धाश्रम आपने सुना होगा। वृद्धाश्रम मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा सोच थोड़ा अलग है। मैंने पहले भी बोला कि मैं थोड़ा अलग सोचती हूँ। वृद्धाश्रम मुझे लगता है कि माँ बाप को छोड़ देते हैं बच्चे, वो लोग ले जाकर छोड़ देते हैं। आश्रम है जहाँ पे वैसे बुजुर्ग आ रहे हैं जिनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं अभी तक, ये जो मैं जानती हूँ। लेकिन मेरा थॉट थोड़ा अलग है कि वृद्धानंद जहाँ पे वो जो आखिरी समय आनंद पूर्वक जुड़े रहे, आनंद पूर्वक अपनी लास्ट समय को, हाँ, वृद्धों का आनंद बोल सकते हो आप। और मैं उसके लिए मेरा एक सोच और है, क्योंकि मैं जरूरतमंद बच्चियों, अनाथालय बोलना थोड़ा अलग लगता है और थोड़ा बहुत बुरा लगता है, फील होता है, तो मैं उसको जरूरतमंद करती हूँ। क्योंकि मैं जाती हूँ बच्चियों को खिलाना, दानापुर में भी कुछ स्कूल है जिसमें खाना खिलाने के लिए कभी कभी मैं जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको और ये जो वृद्ध हैं उनको मैं एक साथ रखूँ एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो बच्चे हैं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको माँ बाप मिल जाए और जो वृद्ध है उनको बच्चे मिल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसमें कितनी आपको सफलता मिली है? इस कॉन्सेप्ट को कितने लोगों ने समझा है? देखिए, समझते सब हैं, जानते सब हैं, दिल में सबकी भावनाएं हैं, पर बात जहाँ करने की आती है बिल्कुल एक चुनौती है। क्योंकि लोग कहते हैं हमारे समाज का नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि ये हमारे समाज का नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती। मेरा एक प्रश्न है उनसे कि हमारी संस्कृति ये सिखाती है क्या कि एक वृद्ध अपने घर में घुट के मर जाए और ये सिर्फ सोचे कि फलनवा क्या कहेगा और समाज क्या कहेगा, इसके वजह से वो आगे नहीं निकल पाते और घर में घुट के मर जाते। हमने देखा है कोरोना के समय में कुछ ऐसे वृद्ध को भी मैं जानती हूँ जो अंतिम समय में, मरते समय उन्होंने अपनी संपत्ति को दूसरों को दान में दे दिया, अपने बच्चों को छोड़। तो कहीं ना कहीं जो वृद्ध है, कहीं ना कहीं घर में वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनकी एक आज़ादी का एक रास्ता है वृद्धानंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका और इस पर काम करने की ज़रूरत है। आपने तो सोनिया जी इवेंट मैनेजमेंट का भी काम किया है। हाँ जी बिल्कुल, इवेंट की मेरी अपनी कंपनी द क्रेजी इवेंट मैंने 3 साल चलाया है और इवेंट के क्षेत्र में भी मैंने बहुत काम किया है।
तो इवेंट में भी कहीं ना कहीं चुनौतियां जो हैं महिलाओं के लिए सबसे है। पहले तो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के इवेंट्स आप कंडक्ट करती रही? इवेंट्स में ऑल ओवर, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो शादी विवाह का जो होता है वो भी मैंने करा है। प्रोग्राम्स जो होते हैं, अवार्ड फंक्शंस होते हैं, ज्यादातर मेरा फोकस उस पे था क्योंकि विमेन से रिलेटेड था, तो कहीं ना कहीं वो फोकस था कि विमेन ओरिएंटेड जितने भी प्रोग्राम्स हो उसको कवर करूं। तो उस तरह के आयोजनों में मैं ज्यादा रही, तो ये काम रहा। और इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है इवेंट का, वहाँ भी कहीं ना कहीं देखा कि महिलाओं के लिए चुनौती था। लेट से आना, लेट से जाना, ऐसा कुछ था। फील्ड में जाओ तो अगर आप एक जा रहे हो, लड़की बन के जा रहे हो, तो आपको कैसे देखा जाता है कि और एक लड़का जब जा रहा है उसको डील करने तो कैसे होता है। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां इस फील्ड में भी काफ़ी दिखी, पर मैंने कहीं ना कहीं उन चुनौतियों से भी कहीं ना कहीं मैंने सीखा कि समाज में हर जगह महिलाओं की अलग अलग भूमिकाएं हैं। आजकल तो इवेंट मैनेजमेंट एक संस्कृति की तरह हो गया है और एक रोज़गार व्यवसाय भी हो गया है, और इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म जो दूसरे राज्यों में बड़े जो स्टेट्स हैं वहाँ जो देखने को मिलता है, मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में, अपने यहाँ कम दिखाई देता है। वो यानी जो समय की बात आपने की कि समय से नहीं आते लोग, कोई कहो तो बहुत धीरे धीरे काम को अंजाम देते हैं। ये सब बड़ी चुनौतियां होती हैं, और इसके साथ साथ आपको प्रोफेशनली वेल इक्विप्ड होना पड़ता है। आपके पास टूल्स होने चाहिए और जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब होनी चाहिए इवेंट मैनेजमेंट के लिए, और मैन पावर तो ऑफ कोर्स चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। तो अभी देखिए चुनौतियां हैं, और अगर हम बिहार राज्य की अगर बात करें तो पहले वाली चीज़ें अब नहीं रही हैं। अभी जो रिसेंट देखा गया, बाहर के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, थीम बेस्ड शादियां यहाँ हो रही हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, और जो इक्विपमेंट्स और टूल्स जो नए यूज़ हो रहे हैं अदर स्टेट्स में, तो यहाँ पे भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। चीज़ें मिल रही हैं, थीम बेस्ड शादी करने के लिए लोग बाहर से यहाँ पे रिजॉर्ट्स में आ रहे हैं, बुकिंग हो रही है उस तरह की। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारा बिहार राज्य इस मामले में पीछे है, पहले से काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं। लेकिन आप इसको इधर तो शायद आप नहीं कर रही हैं बहुत दिनों से, अगर फिर से आप इसको करना चाहें तो आपको इसके लिए इक्विप्ड होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अभी फिलहाल मेरा ज़्यादा फोकस ये वृद्धानंद का जो मेरा कॉन्सेप्ट है इस पे है, और इमेजिका के साथ जुड़ के मैं अभी काम कर रही हूँ। आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे आने वाले हैं, तो उसमें भी काम चलेगा हमारा। लेकिन मेरा मेन फोकस जो है वो विमेन ओरिएंटेड कामों पे है, विमेन एम्पावरमेंट पे है, महिलाओं के सशक्तिकरण पे है। जो भी महिलाएं आगे रोजगार करना चाह रही हैं या ऐसे क्षेत्रों से जुड़ना चाह रही हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है, तो उनका भी एक है लेवल कि हाँ हम उनको समझाएं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या ही करना चाहिए। तो ये एक थॉट लेके अभी चल रही हूँ कि सही रास्ता कम से कम महिलाएं देखी, भटके नहीं महिलाएं कहीं ना कहीं। एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे काम होते हैं, लघु रोजगार है और घरेलू काम बहुत सारे होते हैं जिनसे कि आमदनी भी होती है, अचार पापड़ बड़ी बनाना और दूसरे जो बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। तो उस तरह का काम भी आप कभी सोचा कि शुरू करें? फिलहाल वैसा हम लोगों ने नहीं शुरू किया, लेकिन हमारे जो आसपास के जो एनजीओज हैं, जिन वैसा कोई अगर आता है, वैसी कोई महिलाएं आती हैं, तो हम लोग वहाँ पे उनको रेफर करते हैं कि नहीं आप यहाँ जाओ, ऐसा यहाँ पे काम हो रहा है। और बिहार सरकार की बहुत सारी स्कीम चल रही है अभी फिलहाल, तो उस पर भी सब्सिडी है, महिलाओं के लिए काफ़ी छूट है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ जोड़ते हैं कि आप इस तरह का काम कर सकते हो। महिलाएं तो कर रही हैं इन दिनों, जो कि महिलाओं का क्षेत्र नहीं माना जाता था, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में मशरूम उत्पादन और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो भी, उसका उत्पादन भी अब महिलाएं उस क्षेत्र में बहुत आगे आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं एक दो महिला को खासकर जानती हूँ जो बहुत अच्छा काम करी। मशरूम का आपने एग्जांपल दिया, तो मशरूम के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा खुद की खेती करके वो बहुत अच्छे पैमाने पे उसको कहीं ना कहीं कर रही हैं। तो अब कोई फील्ड अछूता नहीं रहा महिलाओं से, चाहे वो कृषि हो, और कृषि की अगर आप बात कर रहे हो तो महिलाओं और बच्चों को देखा जाता है जोड़ के, क्योंकि महिलाएं जो होती है ना वो उनका जो कृषि में जो रुझान है, और कहा जाता है कि सामाजिक चीजों से जोड़ के महिलाओं को देखा जाता है, घर की भीतर की चीजों से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि वो निपुण होती है। उनको शुरू से सिखाया जाता है किस तरह से किस चीज को बिनना है, बुनना है, किस तरह से खाना बनाना है। तो बाहर का क्षेत्र पुरुषों के लिए था और महिलाओं का अंदर का था। तो आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं अंदर का भी काम कर रही हैं और बाहर का भी काम कर रही हैं। तो अभी आपको ये लगता है कि पहले से तो बदलाव आया है,
हर तरह से महिला सशक्तिकरण की बात हम जी, करते हैं बिल्कुल। तो, लेकिन अभी भी कुछ तो कमियां हैं जिसके चलते हम बार बार महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं और महिलाओं के उत्थान की बातें करते हैं और उसके तरफ हम जाते भी हैं। तो कुछ तो कमियां रह गई हैं, क्या आपको लगता है कि कौन सी चीज़ें अब कमी क्या रह गई है? देखिए कमी की अगर बात की जाए तो महिलाएं पहले से तो सशक्त हुई हैं, लेकिन अभी भी जो शिक्षा और जो कुछ ऐसी महिलाएं जो उनको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। तो शिक्षा का जो हथियार है, उस हथियार को कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, एनजीओ बहुत अहम भूमिका निभा रहा है उसमें, क्योंकि मैंने देखा है कि गांव-गांव कस्बों में जाके वो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने भी किया है कि किस तरह से आप जुड़ सकते हो, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है, उनको गूगल करना भी नहीं आ रहा है। अभी वो यूज करती हैं मोबाइल, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, बट कुछ चीजें हैं जो टेक्निकल जो चीजें हैं जो उनको सीखने की जरूरत है। जो बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम है, जैसे कंप्यूटर सीखना है तो मुफ्त में उनकी शिक्षा दी जा रही है। तो इन सारी चीजों को उनको जोड़ने की जरूरत है और अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है उनको। अभी आपने कंप्यूटर और इसकी बात की, मोबाइल की, क्या लगता है आपको कि मीडिया और ख़ासतौर से सोशल मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका है महिला सशक्तिकरण में? आप सोशल मीडिया अगर बात करते हैं तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना। अभी आप हाल फिलहाल में देखे होंगे यूट्यूबर्स का जो चलन है, अब ब्लॉग्स बना रही हैं महिलाएं। कुछ महिलाएं ऐसी जो बिल्कुल घरेलू चीजों को दिखाकर पैसा अर्न कर रही हैं। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है, मैं इसको बुरा नहीं कह सकती, क्योंकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला। घर बैठे वो सारा काम कर रही हैं और बाहर का भी काम देख रही हैं और उससे उनको अर्निंग भी हो रही है। तो सीखते हैं, हो सकता है वहां से वो निकलेंगी, फिर शहर में आएंगी, शहर से दूसरे देश को जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो एक प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए। और अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी है कि आप जैसे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये चल के आगे यूट्यूब पे जाएगा, सोशल मीडिया पे ये प्रसारित होगा, तो निश्चित तौर पर लोग जो देखेंगे वो इंस्पायर होंगे इससे, कहीं ना कहीं उनको प्रेरणा तो मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात आपने जो इंस्पिरेशन और इंस्पायर्ड होने की बात की। मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको छोटी सी, कि जब हम लोग कोरोना में खाना खिला रहे थे तो कुछ लोग और भी थे हमारे साथ, दूसरे एनजीओ वाले लोग भी थे। तो वो लोग खाना खिलाते थे तो कुछ लोग कहता था मैडम ये रोटी देते हैं और सेल्फी लेते हैं। तो मेरा उन लोगों से एक ही चीज था कहना कि वो सेल्फी लेते हैं, ठीक है, वो एक स्तर पे गलत है, हो सकता है हीन भावना आए किसी में, बट मेरा ये कहना है कि अगर एक रोटी ही अगर कोई दे रहा है प्रतिदिन और उसे एक सेल्फी ले रहा है, तो उससे सीखने की जरूरत है। कम से कम किसी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहायता तो मिल रहा है उसको। उसे क्या है कि वो तो एक नेगेटिव पक्ष है जो जिन्होंने ऐसा कहा, उसको देख करके हम, आप और बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं कि अच्छा अगर वो ये काम कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं और आपको ये बताते चलूं कि जब हम लोग गेट नंबर 12 जो गांधी मैदान था वहां पे हम लोग इमेजिका वेलफेयर की तरफ से जब खाना खिलाते थे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दिखने लगे। जहां हम लोग 2 दिन सप्ताह में खिलाते थे, वो फिर तीसरे दिन कोई और ऑर्गेनाइजेशन आया और वो लोग, उन लोगों ने खुद ही आकर हम लोग से पूछा कि आप लोग कैसे करते हो, कितने लोग का खाना कैसे लगता है, कितना खर्च आता है इसमें। उससे पूछ के वो लोग इंस्पायर्ड हुए और उन लोगों ने खाना खिलाना शुरू किया। तो ये हम कहते हैं कि सीखना है तो कुछ अच्छा सीखो, कुछ बेहतर सीखो और बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करो। हर चीज का 2 पहलू, उसके पहलू होते हैं, एक काला और एक सफेद, नेगेटिव और पॉजिटिव आप कह सकते हैं। तो हमें पॉजिटिव चीजों को लेनी चाहिए, बिल्कुल, उस तरफ जाना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा आप हमारे मंच के लिए आपने समय निकाला सोनिया जी, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आप चाहती हैं जीवन में वो मिले और समाज के लिए इसी तरह से आप काम करती रहें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।